मित्रों, एक गहरी सांस खींचिए और खुद को धन्यवाद दीजिए कि आज आपका शरीर जीवित है। आज आपका मन आपके साथ है। आज आपके हृदय शांत है लेकिन वर्क कर रहा है। आज आपकी जो चेतन मन है वो प्रफुल्लित है और आज आपका मस्तिष्क क्रियाशील है। खुद को थैंक यू से भरिए, खुद को धन्यवाद से भरिए कि आपके जीवन में अब वही होता है जो आप चाहते हैं, यानी जिसको आप बोना चाहते हैं अब वही बीज बोया जाता है और उसी का फसल लगती है और वही काटा जाता है। बोना और काटना इस जीवन के सिद्धांत को मेरा जीवन भली भांति फॉलो करता है। हाँ, अद्भुत है। मैं अपने इस सिद्धांत को मुक्त करता हूँ। मानसिक रूप से बोलिए और गहरी सांस लेकर के फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिए। मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। यदि जिंदगी को आपको खुद को जीना है, जिंदगी आप कह दी, तो उसमें जिंदगी में जो भी चीज बोया जाए उसको आप तय करें। आप तय करें। हम तय नहीं करने के कारण हमारी जिंदगी को कोई दूसरा डिसाइड कर देता है। कोई हमारे लिए सपना देख देता है। कोई दूसरा व्यक्ति हमको रास्ता पकड़ा देता है, उंगली पकड़ा के चलाने लगता है, इधर आओ, ऐसे चलो, मेरी तरफ चलो, इधर चलो, और हम उस रास्ते में चल पड़ते हैं। हम दूसरे का आंख का देखा सपना, दूसरे के द्वारा सोचे गए सपना, दूसरे के अधूरा सपना, दूसरे की अधूरी चाहत, दूसरे का अधूरा कर्म, हम दूसरे के कर्मों को पूरा करने में अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। इस चक्कर में होता क्या है, हमारा अंतःकरण में भारी संघर्ष होने लगता है। न तो हम अपने लिए जी पा रहे हैं और न गैरों के लिए जी पा रहे हैं, न दूसरों के लिए जी पा रहे हैं। बस रोना रोते हैं कि मैंने पूरा अपना जीवन घर परिवार में लगा दिया। अच्छा, कौन कहा था घर परिवार में लगाने के लिए? जब आप बच्चे थे तो मम्मी कहा करते थे क्या कि आप हमारे लिए जियो? पापा कहते थे क्या हमारे लिए जियो? बड़ी उलझन है। मेरे पास एक मित्र आया, उन्होंने कहा गुरुजी मैं बड़ा दुखित रहता हूँ। अच्छा, आप दुखित कहाँ हो? क्या आपके शरीर में पीड़ा है तो डॉक्टर के पास जाइए। मन में पीड़ा है तो मन को कुरेद के देखिए कि कहाँ पीड़ा है। घर में तनातनी है तो क्यों तनातनी है, इस बात को बैठ करके आप समझने की कोशिश करें। क्या आपके अंदर ईगो का समस्या आ रहा है, ईगो हर्ट हो रहा है, कि हार्ट हर्ट हो रहा है, कि माइंड हर्ट हो रहा है, कि सपना हर्ट हो रहा है? आखिर आपके दुखित होने का कोई वजह होगा। तो वह वजह क्या आपका वजह है, आपका अपनी वजह है, आपका ड्रीम नहीं पाने का वजह है, आपका कर्तव्य पूर्ण नहीं करने का वजह है, कि आपने जीवन में घटियागिरी काम किया इसका वजह है, कि आप जिंदगी में गंदे काम करते रहे इसकी वजह है, कि आपके अंदर में वो दुर्बुद्धि ने प्रवेश कर लिया तो इसकी वजह है। तो उस वजह को आप पहले समझिए। तो उसने कहा नहीं, वजह ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या वजह है? देखो ना, बच्चे पढ़ाई लिखाई कर लिया, उनका करियर नहीं बना है, बीवी की घुटना में दर्द है, बहू आई है उसको सभ्यता नहीं मालूम है, और बच्चा जो है रात दिन कितना करो, ये करो वो करो, समझते नहीं है, बड़ा बिगड़ चुका है, ऐसा हो चुका है, वैसा हो चुका है। अच्छा, तो इस बच्चे को बिगाड़ने का श्रेय भी आपको है, तो बनाने के लिए आप उतावले हो रहे हैं। जिसको आप ना बिगाड़ सकते हो ना आप बना सकते हो, उसके लिए चिंता कर रहे हो भाई। सिर्फ आप उसको माहौल दीजिए, एक वातावरण दीजिए, एक एटमॉस्फेयर दीजिए। जब कुम्हार चाक में अपनी अंगूठा दबाता है और जो दिमाग में उसकी आकृति रहता है वह आकृति उभरते हुए आकार ले लेता है। जब बच्चा आपका मिट्टी था, जब मिट्टी का लोंदा था, जब आपने उसको अपनी चाक पे चढ़ा दिया तो उस समय जो आपने आकृति गढ़ दी, अब वो आकृति फिक्स हो गया है। अब आपके रोने से, चीखने से, चिल्लाने से, दुखित होने से आपकी लाइफ में कोई चीज़ सुधर नहीं जाएगा। इसलिए मित्रों, जीवन का वातावरण बदलिए, घर का माहौल बदलिए, घर का दृष्टिकोण बदलिए, जीवन जीने का ढंग बदलिए। और हर व्यक्ति को
हर व्यक्ति को इस बात को समझाइए प्रेम पूर्वक कि हर व्यक्ति अपने लाइफ का खुद क्रिएटर बने। किसी दूसरे के लिए जीवन ना जिया जाए। आपका जीवन है, उसे कोई दूसरा कोई व्यक्ति अधिग्रहित ना करे, इंटरफेयर ना करे, भली भांति समझ ले। तो एक बच्चे ने कहा मुझसे, गुरुजी मैंने अपने घर में ही बात बोला कि ज़िंदगी मेरा, वो लव मैरिज करना चाहता था, अंतरजाती, घर के लोग नहीं चाह रहे थे। तो मैंने उनको कहा ठीक है कर लीजिए, पर आपके पिताजी आपके मम्मी जी का जो उनका ज़िंदगी है उस पर भी आपका कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। आप जाइए, आप उस लड़की को लेकर के अपना परिवार बसाइए, अपना भविष्य बसाइए। मित्रों, जब आपका स्वार्थ आता है तो उस एक सीमित काल के लिए आप अपने क्रिएटर बनते हो, अपनी स्वतंत्रता, अपनी आज़ादी, अपना अधिकार देखते हो। लेकिन आपको संपूर्णता में देखना होगा। आपने यदि वो रास्ता चयन कर लिया तब आपका जो दूसरा पक्ष है वो जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ आप उम्मीद ना रखें, फिर अपना संघर्ष खुद चुनें, अपने ड्रीम पाने के लिए अपनी रास्ता चुनें, खुद से संघर्ष करें, खुद से मेहनत करें। अब देखिए, हम खुश क्यों नहीं हो सकते, हम खुशी को क्यों कैसे भगाते हैं, हम कैसे दुख और पीड़ा को बोते हैं और उसके बदले में फिर एक बोते 1000 मिल जाता है। बच्चे हैं तो हम उसको ये तय करने में लग जाते हैं कि तुमको यही बनना है, तुमको यही खाना है, तुमको यही पीना है, तुमको ऐसे ही जागना है, तुमको ऐसे ही सोना है, मेरे अनुसार से तुम दोस्त बनाओगे, हमारे अनुसार से तुम विषय चयन करोगे, हमारे हिसाब से तुम डिग्री लेके आओगे, हमारे हिसाब से नौकरी करोगे, हमारे हिसाब से तुम विवाह करोगे, हमारे हिसाब से बहू से व्यवहार करोगे, हमारे हिसाब से तुम बच्चा पैदा करोगे, हमारे हिसाब से उस बच्चे को भी ऐसे बनाओगे। जब आप सपना ही गलत देख रहे हो, जब बीज ही गलत बो रहे हो, जहाँ दुख और पीड़ा के अलावा कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। उस बच्चे का जो उसका कर्तव्य कर्म है, उसका कर्मफल है, उसका वातावरण है, उसका जनरेशन है, उसकी सोच विचार है, उस पर जब आप दबाव डालोगे तो दोनों के बीच में संघर्ष होगा और ये संघर्ष ना बच्चा को शानदार बनने देगा और ना आपकी सपना पूरा होने देगा। इसलिए कहीं न कहीं फिर लोचा आ जाता है, टकराहट आ जाती है। फिर आप कहते हो बच्चा अब हमारा हाथ में नहीं है जी, अब बच्चा हमारा नहीं सुनता है जी, अब बच्चे बहू की सुनता है जी, अब बच्चे बिगड़ गए हैं जी, अब बच्चे ये करते हैं जी, और आप फिर दुख कहते हैं। अब बच्चा कहता है आपका उम्र हो गया है, आप भजन करो, पूजन करो, काहे ध्यान देते हो, हम क्या करते हैं आप क्यों इंटरफेयर करते हो। बच्चे को दुख है कि माता पिता उसके अब इंटरफेयर करता है, माता पिता को दुख है कि बच्चे अब उसका कहा नहीं मार रहे। इस तरह से हम एक दूसरे को क्रिएट करते रहते हैं और हम क्रिएटर बनते रहते हैं। ये दुख का सबसे बड़ा कारण। जहाँ जहाँ भी हमारी दृष्टिकोण क्रिएटर के बनेगा, ओनर का बनेगा, मेरा अधिकार है बनेगा, मेरे कहा होना चाहिए बनेगा, ईगो का बनेगा, हम ऐसा चाहते थे नहीं हुआ बनेगा, एक उम्मीद वाला बात बनेगी, आपकी सोच, आपका कारोबार, आपका सब कुछ में फिर लोचा होगा, फिर आप दुखित रहेंगे। मित्रों, मैंने ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं मेरे साथ हुआ जीवन में कि मुझको ज़िंदगी ने सिखा दिया। पुस्तक से मैं सीखा या नहीं सीखा बात की बात है, मैंने साहित्य कितना पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये बहुत बात की बात है, मैंने ज़िंदगी में कितने विषयों का अध्ययन किया कि नहीं किया ये भी बात की बात है। लेकिन ज़िंदगी ने मुझे मेरा दर्शन सिखा दिया, सिखा दिया मुझको, एक क्षण में सिखा दिया कि मैं मेरा कौन और मेरा कौन नहीं, और मैं क्या सोचता हूँ और मेरी सोच का क्या कीमत है, मेरी जीवन क्या है और मेरे जीवन का क्या वैल्यू है, कि मेरी जन्म का कुछ वैल्यू है कि नहीं है, कि मेरा खुद का कुछ वैल्यू है कि नहीं है, मेरा क्या सुख और मेरा क्या दुख, मेरी क्या पीड़ा और मेरी क्या हंसी क्या खुशी, ये सब ज़िंदगी में जब आते हैं, ज़िंदगी की सबक जो पाठशाला में वो आता है हमारी ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल करके हमको सिखाने की कोशिश करता है। हम सीखने के बजाय रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं और सरल चीज़ को और जटिल बना देते हैं। था तो सरल, पीड़ा आया, सह लिया, मूल को देखा, ठीक किया और पीड़ा अपने समय में चली गई। पर नहीं, हम उसको जटिल बना देते हैं,
हम उलझा देते हैं धागा को, और एक बार धागा उलझ गया तो फिर गांठ पड़े भी रह नहीं जाता। फिर धागा टूटेगी, फिर जुड़ेगी तो गांठ रह जाएगा, उलझेगा तो कहीं न कहीं गांठ आएगा, या वहाँ हमारा धारा रुक जाता है और ज़िंदगी फिर परेशानियों से घिर जाता है मित्र। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ जरूर सीखा, आप अपना लाइफ को मेरा लाइफ है मत समझो, आप अपना ओनर अपने आप को मत समझो। आपका घर, आपका परिवार, आप स्वयं उसका मालिक नहीं हो। यह बात पक्का से समझ लो तो आप खुश हो जाओगे, आप उसी दिन से सुखी हो जाओगे। आप समझ लो कि आपका जिम्मेदारी क्या है, आपका कर्म क्या है, आपका कर्तव्य क्या है। बस मन को उतना ही अटैचमेंट रखो, उससे ज़्यादा नहीं। एक मुझको याद आ रहा है कि मैं बचपन में पढ़ता था, मैं उस समय 5वीं क्लास में था, तो हमारे घर में 4-5 प्रतिदिन आने वाले बंधुआ मजदूर थे, श्रमिक थे, जिसको हम लोग गांव के भाषा में कमियां बोलते थे। वो कमाने वाले थे तो कमियां। अब उसके ऊपर में एक और व्यक्ति था, जिसको हम अपने गांव देहात की भाषा में मुख्तियार बोलते थे। मुख्तियार का अंग्रेजी में आप कहोगे तो वो आपका मैनेजर हो गया, मैनेजर हो गया। अब इस मैनेजर को काम देने का काम हमारे घर में एक व्यक्ति की जिम्मेदारी था। उस व्यक्ति का एक ही काम होता था कि कल क्या दिन भर काम कराना है खेती में, घर में, वगैरह वगैरह, तो उस मैनेजर को बता दिया जाता था, और वह मैनेजर उस श्रमिकों को बता करके काम करते थे। दिन भर के बाद शाम को आ करके रिपोर्टिंग करते थे, और जिसका जिसका जो जो पारिश्रमिक बनता है उसको वह दे करके उस दिन का वह हिसाब किताब बराबर करते थे। और उसके बाद वो ये भी देखते थे कि किस व्यक्ति हमारे द्वारा कितना कर्ज चाह रहा है, किसने कितना हमसे पैसा ले लिया है। उसके लिए एक दूसरा मैनेजर था। ऐसे हिसाब किताब के लिए उधारी देना और ब्याज में देना और उस उधारी को वसूल करना, उसके लिए एक अलग टाइप का मैनेजर था। दोनों मैनेजर बिल्कुल भिन्न भिन्न थे। ये जो श्रमिकों से काम कराते थे वो बड़ा सहृदय व्यक्ति था, बड़ी भावना उसका अच्छा होता था, बोलने में बड़ा मिठास होता था, बड़े सुंदर शब्द बोलते थे। लेकिन जो दूसरे वाला मैनेजर था ग्रुप का, जो दूसरे विभाग का था, वसूली विभाग का, जो व्यापार विभाग का था, ये बड़े कर्कश थे, ये बड़े गुंडा टाइप का था। उसकी बोली भाषा रंग रूप में थोड़ी सी अकड़ था, थोड़ी सी घमंड का पूट होता था, गर्विला था। मेरे समझ में नहीं आया बचपन में कि ये क्या है। मेरे घर में 2 व्यवस्थाएं हैं और एक केयर टेकर है, इन दोनों के ऊपर में एक व्यक्ति है जो पूरा कारोबार को संभालता है, चाहे जमीन जायदाद का हो, खेती खार का हो, चाहे व्यापार व्यवसाय का हो, चाहे घर का मैनेज हो, सारा कुछ। लेकिन जो श्रमिकों के साथ जो काम करते थे उस मैनेजर को घर की भी जिम्मेदारी दिया गया था कि बच्चों के लिए क्या चाहिए, पढ़ने लिखने हैं तो इनके लिए बस्ता है, इनके लिए ड्रेस है, इनके लिए आज की ज़रूरत की सामग्री है कि चावल लेके आना है, कि सब्जी लेके आना है। मार्केटिंग का, शॉपिंग का काम भी उनकी जिम्मेदारी था। और घर के लोगों को बहुत विश्वास पात्र था। सब के सब उसको घर में काका बोलते थे, कभी मुख्तियार नहीं बोलते थे। हम भी उसको काका ही बोलते थे, पर दूसरे को हम कभी संबोधन नहीं किए, क्योंकि घर वाले दूसरे को भी कभी काका नहीं बोला, दूसरे को नाम से बोलते थे। मैं उस समय बिल्कुल इस बात को समझ नहीं पाया मित्र। पढ़ाई मेरा पूरा हुआ, जीवन में कई प्रकार के झंझावत आया, उतार चढ़ाव हुए, कई प्रकार की चीज़ों से उलझा रहा। तो एक दिन मैंने प्राणायाम किया और शवासन में प्राणायाम करते करते मेरी आंखें लग गई। शवासन में प्राणायाम करते करते मेरी आंखें लग गई और मेरी अवचेतन मन ने मुझको वह दृश्य दिखाया कि लाइफ का मैनेजमेंट आपके घर में कैसे करते थे। मैं उसको घर का मैनेजमेंट समझ रहा था बचपना में, लेकिन मुझको बड़ी उम्र होने के बाद समझ में आया दरअसल घर और लाइफ में कोई फ़र्क नहीं है, वह एक तरह का मैनेजमेंट है। तब फिर उस दिन से मैंने अपने अवचेतन मन को केयर टेकर बना दिया और रोज़ सुबह और शाम को अपने उस केयर टेकर को अपने लाइफ के बारे में बता देता था
कि ये काम हो चुका भैया, आपका जिम्मेदारी है इसको संपूर्ण करके शाम तक का रिपोर्टिंग कराना है। अब मेरा अवचेतन मन मेरे मन और मस्तिष्क को दो विभाग बना करके, मन का विभाग और मस्तिष्क का विभाग दो बना करके उन्होंने दो मैनेजर बना दिया। दोनों मैनेजरों को काम देने लगे। अब मैं क्या देखता हूँ, एक माह के अंदर में जो मैं बड़ा दुखित रहता था, जो मैं बड़ा पीड़ित रहता था, जो मेरे बीमार रहता था, चिंताएं मुझे घेरे रखती थी, पीड़ाओं का मैं क्या बताऊं, सब कार्य अस्त व्यस्त हो जाता था, लाइफ में खुशी नहीं रहता था। अब धीरे धीरे मेरी जिंदगी में कंटिन्यूअस बिना टूटे वो खुशी आने लगा। अब मैं खुश रहने लगा। जीवन के हर घटना दुर्घटना आते थे जीवन में परेशानियां भी आते रहे, जीवन में बदनामियां भी आते रहे, जीवन में कमियां भी होते रहे, जीवन में तबाही भी आते रहे, पर सारा चीज मैनेज होता रहा। क्यों? क्योंकि उसको दो मैनेजर थे उसके पास, और उसको मैनेज करने वाले केयर टेकर था हमारा अवचेतन मन। उस केयर टेकर को काम देने वाला हमारी आत्मा थी। तो मित्रों, जिस दिन से मैंने अपनी जिंदगी को केयर टेकर बना, मालिकाना हक छोड़ दिया, अब रोज का रोज एक ही चीज कहा गया, शाम को भैया सोने से पहले रिपोर्टिंग कर दो, आज का दिन भर का हिसाब किताब क्या रहा। दोनों मैनेजर से जरा पूछ लो, कहीं उपद्रव तो किए क्या, क्या क्या जीवन में उपद्रव हुआ, क्या क्या परेशानियां हुई, क्या क्या घाटे हो गए, क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या बुरा हो गया, जो भी है सारा हिसाब किताब दोनों जो मैनेजर हैं वे रात में दे देता है। किसको? हमारे अवचेतन मन को, हमारे केयर टेकर को, और केयर टेकर हमारी रूह को अपनी हिसाब दे करके वह भी छुट्टी पा लेता है। और उसके बाद फिर यदि सुबह हो गया तो धन्यवाद से भरते हैं, और केयर टेकर फिर अपना काम में लग जाता है। तो मित्रों, जिस दिन से हमने अपने जीवन को अध्यात्म की इस कसौटी पर कसा, अध्यात्म की इस शैली पर जीवन को जिया कि मैनेजर को मैनेजर का काम दिया जाए, अब मैनेजर अपने कर्मचारियों से अपना काम करा लेंगे। मन का कर्मचारी और मस्तिष्क का कर्मचारी ये अपना काम बखूबी करा लेते हैं। फिर जो मेरे हिस्सा में आता था, यानी इस शरीर के हिस्सा में आता था कि शरीर से क्या काम लेना है, तो मस्तिष्क बता देता था। फिर भावना से क्या काम लेना है वह मन बता देता था। और इस फिर शरीर और मन, मतलब मस्तिष्क और भावना, फिर दोनों मिल करके जीवन को डिसाइड करने लगा, दोनों काम करने लगे। जो भी जीवन में होता दोनों आपस में अपना अपना रिपोर्टिंग करते, और हमारे अवचेतन मन को, हमारे अति चेतन मन को बता देता। अब केयर टेकर होने के नाते सावधानी भी रखना जरूरी था, सुधार भी करना जरूरी था। तो अपने जीवन शैली में, यानी दृष्टिकोण में जो हम जीवन जी रहे हैं, क्या उसमें सुधार किया जाए। तो नए नए प्रपोजल लाने के लिए, जिसको आप कह सकते हो ड्रीम वर्क आप कह सकते हो, तो लाइफ में नए प्रपोजल के लिए हमने सुपर चेतन मन को इसकी जिम्मेदारी दे दी। ये केयर टेकर भी नहीं होता, ये मैनेजर भी नहीं होता, ये ओनर के समकक्ष होते हैं। यानी हमारी जो रूह आत्मा है ये पांचों कोष से ऊपर होता है। हमारी पांचों कोष तो हमारे मैनेजर के अंदर आ जाता है, और हमारे सातों मन तो हमारे मैनेजर के अंदर आ जाता है। तो ये उनके ऊपर, मतलब एक तरह से यह ईश्वरीय चेतना के रूप में हमारा सुपर चेतन मन को फिर हम बोलते हैं कि भाई हमारे लिए भविष्य का प्रोजेक्ट बता दीजिए कि हमको फ्यूचर प्लान क्या करना है, और उसके लिए क्या मनोभूमि बनाना है, उसके लिए क्या ज़मीन तैयार करना है, उसके लिए क्या हमको व्यवस्था करनी है। तो वह हमको प्रपोजल बना के दे देता है हमारा सुपर चेतन मन, और हम उसको ड्यूटी दे देते हैं। अब सुपर चेतन मन जो प्रपोजल बना के हमारे केयर टेकर को देता है, और केयर टेकर मैनेजर से बैठ करके उसके ऊपर संवाद करते हैं, और फिर उसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या सहयोग चाहिए, उसको क्या क्या चाहिए, वो फिर अपनी जो डिमांड है, अपनी जो मांग है, वो फिर केयर टेकर को दे देता है। और केयर टेकर अपनी पूरी की पूरी उसकी प्रपोजल में क्या क्या अभी वर्तमान में संभावना है, कितने स्टेप में होना है, नहीं होना है, क्या समस्या आ सकती है, कैसे ज़िंदगी इसमें हो सकता है, ये तमाम बातों को सुपर चेतन मन को फिर दे देता है। सुपर चेतन मन परीक्षण करता है, और विवेक नामक एक चौकीदार को, एक ऑडिटर को बैठा देता है। वो एक सीए ऑडिटर बैठा देता है विवेक को, और विवेक को कह देता है
कि इस केयर टेकर के आप साथ में बैठना और अपने विवेक की छलनी लगा देना। और तो विवेक कहता है आप मेरे साथ एक और काम कर दीजिए, अनुशासन की मुझको अधिकार दे दीजिए कि मैं जो अनुशासन तय करूं उसको ये केयर टेकर माने, और केयर टेकर की बातों को मैनेजर माने, उसके लिए भी अनुशासन कर दो। इस तरह से अनुशासन और विवेक को दो केयर टेकर के साथी बना दिया, एक ऑडिटर बना दिया और दूसरा उसका बॉडीगार्ड बना दिया। भैया अनुशासन को मानना जरूरी है, एक नियम बना दिया, फॉलो बना दिया। मित्र, तब से यह मेरा जीवन बड़ा हैप्पी गुजरता है। मैं बहुत परेशानी में रहता हूँ तब भी मैं खुश रहता हूँ, क्योंकि परेशानी में कौन है, हम जान रहे हैं कि अभी मन कहता है देखो भैया भावना क्षेत्र में परेशानी उठ गया है, जरा यहाँ ठीक टूट फुट ठीक करो। तो अनुशासन आता है, कहता है देखो देखो यहाँ गड़बड़ हो रहा है, फिर विवेक उसको बता देता है कि थोड़ा गलती हो रही है, इसको ठीक करो। तो अपने अपने काम में सब जुटे हुए हैं। तो मित्रों, ईश्वर ने आपको यह जीवन दिया, वह जीवन आपका है, 100% आपका है। तो 100% आप स्वयं को तय कीजिए कि आपका जीवन क्या होना चाहिए। इसमें किस किस का सहयोगी है, उस सहयोगी का भी अधिकार का हनन ना हो, उस सहयोगी की स्वतंत्रता का भी हनन ना हो, उस सहयोगी का अपना उसका निजता का भी हनन ना हो, उस सहयोगी का अपना लाइफ स्टाइल का भी हनन ना हो, और आप परस्पर एक दूसरे का सहयोग लेकर के जीवन चले। तो उसी को तो परिवार कहते हैं। परिवार, हम परिवार को सींचे। परिवार एक भूमि है, जो जितने बीज हैं वहाँ उन सब बीज को उस बीज की क्वालिटी के अनुसार वातावरण दे, उसके अनुसार खाद पानी दे, उनके हिसाब से सुविधा मुहैया कराए, और एक माली की भूमिका में, उससे ज़्यादा नहीं, माली की भूमिका में रहे। और यह भी ध्यान रखे कि यह माली माँ होना चाहिए, यह माली में कठोरता नहीं होनी चाहिए, इस माली में दयालुता होनी चाहिए, लेकिन इतनी कठोरता भी होनी चाहिए कि जिस अंक को काटना है काट दिया जाए, ताकि हमारा जो बीज का जो पौधा है वो शानदार बने, प्रामाणिक बने और बेस्ट बने। उस समय आप अपने अंदर में मोह माया को हावी ना होने दें। हाय मेरा बच्चा है, रोता है तो रोने दो, इसको दे दो भाई, इसको दे दो भाई, ये ला के दे दो भाई, ये ला के दे दो भाई। यानी आप पहले बचपना में अपनी बेवकूफ़ी के कारण अपने बच्चे को आपने बिगाड़ दिया। अब उस बच्चे का बेसिक कमज़ोर हो गया, अब उस बच्चे का बेसिक जो है मन वो बिगड़ैल है, और इसके दोषी आप ही 100% हो। अब वो बच्चा बड़ा हो गया है, अब उसका वो अपना अधिकार के रूप में इस्तेमाल करता है। मैं देखता हूँ कई घरों में बच्चा छोटा है, हाथ में डंडा पकड़ा है, अब वो मम्मी को आके मारता है, मम्मी खुश होता है, हाँ बेटा ने मार दिया। पापा को पीठ को लगाता है, पापा भी खुश होता है, हाँ बच्चा ने अच्छा मारा। अब वही बच्चा बड़ा होकर के जब डंडा लगाता है तब कहते हैं बच्चा हमें लात मार रहा है भाई, बच्चा बहुत ख़राब हो गया है भाई, बच्चा बड़ा नखरल हो गया है भाई। अच्छा, बचपना में किसने ट्रेनिंग दिया था? तो प्रयोगशाला आप हो, आप बच्चे को शुरू से बुनियाद से जैसे माहौल में रखोगे, बच्चा उस माहौल के आकर्षण में उन चीज़ों को आकर्षित करता है यूनिवर्सल से। आप बच्चे को जिस भावना में पालते हो वह भावना अंतरिक्ष से आकर के सबकी पालन पोषण करता है। जिस भाव और कुभाव से आप अन्न को ग्रहण करते हो, अन्न को कमाते हो, धन को कमाते हो, ज्ञान को कमाते हो, लोगों के बारे में कुछ भी बोलते रहते हो, कुछ भी भावना दुर्भावना रखते रहते हो, झूठ बोलते रहते हो, कुभाव रखते रहते हो, जलन रखते रहते हो, कितने प्रकार की बुराई करते रहते हो, ये सारा चुंबकीय प्रभाव बच्चे इस पाठशाला से भली भांति एक सोखते रहता है, और ये इसका खून का संबंध है और तेजी से ग्रहण करता है। तो मित्रों, आप जरा ठीक ठीक वॉच करके देखें कि क्या आपने अपने संतानों को एक सही वातावरण दिया है क्या, शुद्ध वातावरण दिया है क्या, निखालिस वातावरण दिया है क्या, आध्यात्मिक वातावरण दिया है क्या, वास्तविक प्रेम का वातावरण दिया है क्या, वास्तविक समझ की वातावरण दिया है क्या, वास्तविक ज्ञान का वातावरण दिया है क्या। तो आपको अपना मुआयना हो जाएगा।
अब चूंकि आपने यहाँ बिल्कुल गैर वास्तविक काम किए थे, अब ये लौट रहा है आपकी तरफ। ये जब लौट रहा है तब आपको बड़ी पीड़ा हो रहा है। मित्रों, खुश होइए कि आपने बोया, अब आपको मिल रहा है। दुखित होने की क्या बात है? आपको तो नाचना चाहिए कि मैंने बचपना में ऐसा बोया, आज कितना बड़ा फल गया है, आज कितना बड़ा हो गया है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव क्या है? हम बोते दूसरा है और चाहते हैं परिणाम में दूसरा मिल जाए। बचपना में मिडिल क्लास में जब टीचर हमको बोलते थे, कहावत को मेरे समझ नहीं आता था, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होई, तो मैं सोचता था कैसा किसान मूर्ख है। अरे भाई, आम चाहिए तो आम का बीज बोए, और बबूल चाहिए तो बबूल का बीज बोए। तो गुरुजी जो भी बोलते थे हमको समझ नहीं आता था। फिर बहुत बड़ी उम्र होने के बाद ये समझ में आया कि मैं अपने बगिया में यदि मैंने बबूल का बीज बो दिया, अब मैं वृद्ध हो गया, अब मैं चाहता हूं कि वह बबूल ना रह जाए, अब वह पेड़ चंदन का हो जाए, अब वो पेड़ रुद्राक्ष का बन जाए, अब वह पेड़ आम का बन जाए, अब वो पेड़ चंदन का हो जाए। तो दुख नहीं होगा तो क्या होगा मित्र? इसलिए यदि तथ्यों को भली भांति आप समझते हैं, आपने जो बोया है उसको यदि आप ठीक ठीक मुआयना कर लेते हैं और उसको स्वीकार कर लेते हैं, जिस क्षण आपके जीवन में स्वीकार भाव आता है तो आपका आधा दुख चला जाता है। अब नए बीज बोने का काम जब आप शुरू करते हैं, जब खुद को गहरी सांसों से भरते हैं, जब प्राणायाम करके अपनी चिंतन, अपनी मनन, अपनी दिशा को बदलते हैं जो आपके हाथ में है, जब आपने अपने मैनेजर के कार्य को बदलते हैं, जब आप अपने मैनेजर को नया ऑर्डर करते हैं, जब आपके अंदर का जो अचेतन मन है जब उसको केयर टेकर बनाते हैं और केयर टेकर को आपको योजना बनाते हैं, जब आपका केयर टेकर को कोई योजना ला के देते हैं, फिर वो केयर टेकर वो आपके मैनेजर को काम देता है और फिर आपका ज़िंदगी शानदार हो चलता है। मित्रों, तो आज तक जो हुआ सो हुआ, जो हो गया सो हो गया। जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस कंडीशन में हो, आज से अपने को अब रोको। क्रिएटर मत बनो, अपना अब खुद जिंदगी का केयर टेकर बनो। कोशिश करो कि आपका मैनेजर को काम मिले, कोशिश करो कि आपके केयर टेकर को काम मिले, और कोशिश यह भी करो कि एक डिजाइन पर काम हो, एक योजना पर काम हो, एक फाइल को आगे बढ़ाई जाए, एक चीज़ों को बढ़ाई जाए, बार बार उस पर कोई घिसा पिटी ना किया जाए। फिर उसके बाद ज़िंदगी देखना, ज़िंदगी वही होगा, तकलीफ वही होंगे, पीड़ाएं वही होगी, क्योंकि जो बो चुका है अब उसको तो मिलना है। लेकिन अब आपको देखने का तरीका बदल चुका होगा, अब उसको एग्जार्ब करने का तरीका बदल चुका होगा, उसको स्वीकार भाव का तरीका बदल चुका होगा। अब आपको खुशी देगा, अब आप अपने आप में खुश रहोगे, जितना भी मिलेगा उसमें खुश रहोगे। अब आपकी जो बची ज़िंदगी है वो बड़ी खुशी से कटने वाली है, क्योंकि अब आप क्रिएटर नहीं, ओनर नहीं, आप केयर टेकर बन रहे हो। अब केयर टेकर के हिसाब से जीवन को जिए मित्र। कर्तव्य भाव से जिसने भी जीवन जिया है वो 24 घंटे हैप्पी रहा है, क्योंकि वो जानता है उसका कर्तव्य है बस। और कर्तव्य कर्म जो करता है वह फिर परिणाम की चिंता करके नहीं करता है कि मैं ये बो रहा हूँ तो ये पाऊंगा, ऐसे वो नहीं सोचता है। वो सोचता है मैंने ये बो दिया, ये मेरा बीज है, ये मैंने बोया, अब मेरा काम है जो करना है। कर्तव्य कर्म, कर्तव्य कर्म उसी को केयर टेकर कहा जाता है। तो मित्रों, हमारे इस आध्यात्मिक संवाद में आप सम्मिलित हुए। उम्मीद करता हूँ कि चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, आप अपने लाइफ को केयर टेकर के भांति जी करके अपने 24 घंटे को आप खुशी से भरेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।